आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज निर्मल सिंह केस, जो कि भाजपा सीनियर नेता व पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक नया मोड़ जो है वो ले लिया है उनके केस ने। आज जिस तरह से जेडीए के द्वारा जो एक नोटिस सर्व किया गया था, जिसमें उनको समय दिया गया था 5 दिन का, कि 5 दिन के अंदर या तो वो अपना जो स्ट्रक्चर वहाँ पे उनके द्वारा बनाया गया है नगरोटा पंचग्राही में, उसको हटा लें, नहीं तो जेडीए जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाएगी। और उनको एक बड़ी राहत जो है वो कोर्ट से मिली है, स्टे जो है उनका वो मिल चुका है। और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट मुजफ्फ़र अली शाह साहब। इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं क्या कुछ जो है कोर्ट में हुआ है। मुजफ्फ़र साहब, हमें पूरी जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ जो है कोर्ट में हुआ है और किस बिना पे जो है ये स्टे जो है निर्मल सिंह जी को मिला है। डैंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो केस हुआ है वो केस का टाइटल जो है श्रीमती ममता सिंह वर्सेस बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जम्मू लोकल एरिया। ये केस जी ममता सिंह जी की तरफ से हुआ। और केस का पूरा टाइटल पढ़ा जाए तो इसमें लिखा है, श्रीमती ममता सिंह, एज 55 ईयर्स, वाइफ ऑफ डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, आर ओ विलेज बन, तहसील नगरोटा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, वर्सेस बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वाइस चेयरमैन जेडीए, और नंबर 3 पे खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये केस जो हुआ है ये डॉक्टर निर्मल सिंह की वाइफ की तरफ से किया गया है। और इस केस में उन्होंने जो जो अपील की है इस ऑर्डर के खिलाफ, उस अपील में जो उन्होंने केस सेटअप किया, उन्होंने ये लिखा है कि जो ममता सिंह जी हैं, जो पिटिशनर इस केस में, ये ज़मीन उन्होंने ख़रीदी है, उन्हें सेल डीड इसके साथ लगाई है, और फ़र्द इंतखाब लगाया, जो मैप है ज़मीन का वो लगाया है। और उन्होंने कहा कि हमारा जो जो ज़मीन है ये हमारी माल की ज़मीन है और इस पर हमने ये कंस्ट्रक्शन की है। तो आज ये केस लिस्ट हुआ है, कल केस फाइल हुआ था, लेकिन जो बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोल एक्ट जो है उसके तहत एक ज़ाब्ता है कि कोई भी अगर अपील होती है किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के ख़िलाफ़, तो कोई भी कोर्ट उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर तब तक पास नहीं करेगी जब तक न उस अथॉरिटी को सुना जाए। तो ये केस कल फाइल हुआ था। तो उसके फाइल होने के बाद नोटिस इशू हुआ, जेडीए को भी नोटिस इशू हुआ है, बोका को भी नोटिस इशू हुआ है, खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर को भी नोटिस इशू हुआ है, और मैंने एक कैविएट फाइल की थी तो मुझे भी नोटिस आया था। लेकिन इसमें क्योंकि कल वकील साहब ने रिक्वेस्ट की होगी, सर इसमें अर्जेंसी है, 5 दिन का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ये केस कल फाइल होने के बाद आज ही लिस्ट हुआ था। तो आज सुबह हम कोर्ट में गए थे। सुबह 10 बजे पहले हम जब कोर्ट में पहुँचे, 10 बजकर कोई 10 मिनट पे पहली बार आवाज़ पड़ी। तो उस वक़्त जो वकील साहब थे पिटिशनर के, एपेलेंट के, वो भी वहाँ पहुँचे नहीं थे, कि उन्होंने किसी और वकील साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें केस को पास और करवा लेना। तो मैं भी अपीयर हुआ, लेकिन जेडीए की तरफ से कोई वकील वहाँ पे हाज़िर नहीं था। जी। फिर उसके बाद कि केस पास और हुआ, बाकी केसेस हुए बीच में। आधे 1 घंटे के बाद जो इस वकील में इस केस में जो एपेलेंट के वकील साहब हैं, आर के गुप्ता साहब, सीनियर एडवोकेट, वो आए। उनके साथ उनकी पूरी टीम आई थी, जो है 10-12 वकील हजरात की। फिर दोबारा आवाज़ पड़ी तो आर के गुप्ता साहब इसमें पेश हुए, बाकी उनकी टीम पेश हुई, मैं पेश हुआ, लेकिन जेडीए के वकील साहब तब भी वहाँ पे नहीं आए थे। फिर कोर्ट ने कहा कि चलो नोटिस इशू है, उन्होंने कहा जब नोटिस दिए, उन्हें रसीद दिखाई कि हमने नोटिस कल ही सर्व किया है और सभी पे सर्व किया है। तो जब नोटिस सर्व होने के, उन्होंने कहा अगर नोटिस सर्व हुआ तो हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर केस को रख दिया गया कुछ देर के लिए। फिर कोई वही सारे केस लगभग जब ख़त्म होने थे, तीसरी बार आवाज़ पड़ी, तब जेडीएस के वकील साहब भी वहाँ पे, जो हालांकि पहले एक वकील साहब थे जेडीए के, उनसे पूछा कि आप, उन्होंने कहा नहीं मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो शायद कोई और वकील साहब को अपॉइंट किया जाएगा। तो उसके बाद जब तीसरी बार केस उठाया गया, तब जेडीए की तरफ से आदर्श शर्मा साहब जो हैं वो वकील पेश हुए, तो फिर केस की कार्रवाई स्टार्ट हुई। जी। मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि आपने कैविट फ़ाइल की थी, क्या आपको भी वहाँ पे बोलने का मौका मिला या आपको भी वहाँ पे सुना गया? जी, बिल्कुल, जब केस की सुनवाई हुई, पहले सीनियर एडवोकेट साहब ने अपना केस जो है वो प्रेज़ेंट किया कि कोर्ट के सामने। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने मेन जो जो ग्राउंड्स लिए वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ़ 2 या 3 बातों पे ज़ोर दिया। पहले उन्होंने ये कहा कि जो जो ममता सिंह जी हैं, ये इनकी ज़मीन है, निर्मल सिंह साहब का इसमें कोई नाम नहीं है, कोई लेन-देन नहीं है, उनका नाम ऐसे ही घसीटा जा रहा है
और कई बार पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में भी उनका नाम आ रहा है। उन्होंने कहा कि ममता सिंह जी जो एपेलेंट हैं, इनकी ज़मीन इन्होंने खरीदी हुई है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं अपनी मालकी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन की है, और जनाब जो कंस्ट्रक्शन की है 2017 से पहले ही हुई है, और हम पिछले 3-4 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। और 2017 में जो तीसरा आर्गुमेंट उन्होंने कहा कि 2017 में ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी उस जगह पे उनकी जुरिडिक्शन नहीं थी, और उस टाइम पे हमने परमिशन बीडीओ से ली हुई है। तो ये उनका मेन पक्ष था। उसके बाद जब ये सारी कार्रवाई हुई तो उन्होंने अपनी जो मेन बातें ये 3 रखी। उन्होंने कहा जनाब हाँ, साथ में एक और ग्राउंड उन्होंने लिखा उसमें, और जो वहाँ पे आर.के. गुप्ता साहब ने प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा जनाब 7/3 का नोटिस हमें मिला है, इससे पहले ना 7/1 का नोटिस हमें आया, ना ही कोई और नोटिस आया। 2017 के बाद आज तक, इवन कि 2017 से पहले भी जब मैंने 2014 में ज़मीन ली, जब हमने काम उसके बाद इमीडिएटली शुरू किया था, तो उसके बाद भी आज तक हमें कोई नोटिस नहीं आया, और ये पहला नोटिस हमें मिला है जनाब। तो इसलिए जनाब इनने कानूनी तौर से पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। तो उसके बाद जब ये सारी कार्रवाई, फिर जेडीए के वकील साहब को मौका मिला, फिर मुझे भी मौका मिला बोलने का, हमने अपनी बात रखी वहाँ पे। जेडीए की तरफ से जो वकील वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या बात रखी गई? देखिए, ये मैं आपको साफ कह दूं कि जेडीए का इसमें जहाँ तक मुझे लगता है हैंड इन ग्लोव है। जेडीए का जो काम बनता है, जो फ़र्ज़ बनता है, वो जहाँ पे उन्होंने पीला पंजा चलाना होता है, वहाँ पे तो ना नोटिस देते हैं, ना कोई कार्रवाई करते हैं, और जाके सीधा गरीबों के झोंपड़ियों पे अपना जो है एक्शन कर लेते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। और आज जब ये इतना बड़ा फ़िलहाल तो इतने बड़े शख्स पे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल के कोठी पे हाथ डालने की तो कोई सोच नहीं सकता है। और उन्होंने नोटिस इश्यू भी किया, उसके बाद उनका फ़र्ज़ बनता था कोर्ट में अपने एक्शन को डिफेंड करें। और जब डिफेंड की बारी आती तो उनके वकील साहब जो वहाँ पे कोर्ट में थे, मुझे उनके लिए बहुत रिगार्ड्स हैं, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम, वो बहुत अच्छे वकील हैं। लेकिन मैंने उनके साथ कोई जेडीए का अफ़सर नहीं देखा जो रिकॉर्ड लेके आया हो और उनको प्रॉपर असिस्ट करता कि सर ये मसला है। और जो कोर्ट ने क्वेरीज उनको पुट की, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द जेडीए, वो प्रॉपर क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर पाए। कोर्ट ने उनसे पहले पूछा कि आपने 7/1 का नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने कहा जनाब मुझे कल शाम को लेट इंटीमेशन मिली कि ये केस लगा है, तो जनाब मेरे पास ब्रीफ भी अभी प्रॉपर नहीं पहुंचा, तो मैं इसलिए इसमें एक्सेस नहीं बता पाऊंगा कि 7/1 का नोटिस इशू हुआ है नहीं हुआ है। और दूसरी, जब कोर्ट ने क्वेरी की क्या ये कंस्ट्रक्शन 2017 से पहले हुई और आपने उस वक्त कोई कार्रवाई की, उन्होंने कहा जनाब ये वेरिफिकेशन का इशू है, ये वेरीफाई करके ही पता लग सकता है, मैं जेडीए वालों से मुझे इंस्ट्रक्शन इस बारे में नहीं है। तो बात यह है कि ओवरऑल देखा जाए, जेडीए की तरफ से वकील साहब को भी असिस्टेंस नहीं मिली, और जेडीए का जो काम करने का तरीका है, और जब वहाँ पे इन्होंने नोटिस इशू किया था, तो और कल इनको नोटिस रिसीव हुआ है और ऑफिस आवर्स में हुआ होगा, तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि जेडीए की तरफ से कोई ऑथराइज्ड अफसर वहाँ पे रिकॉर्ड लेके मौजूद होता, ताकि कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस होती और कोर्ट इस नतीजे पे आते कि क्या ये आर्डर सही है, गलत है या नहीं है। फ़िलहाल जब प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिल पाई जेडीए की तरफ से, तो देखो पहला काम था वो जेडीए को अपना एक्शन डिफेंड करना था कि हमने जो नोटिस इशू किया है ये लीगल है या नहीं है, उसको डिफेंड करना था। जो भी जैसा उन्होंने इशू किया था, वो अपनी तरफ से उनके वकील को अगर असिस्टेंस होती तो वकील साहब अपने इसको एक्शन को डिफेंड करते। जब वो एक्शन डिफेंड करते, उसके बाद मेरा दूसरा काम था, मैं इसमें विसल ब्लोअर हूँ, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, मैंने आरटीए लगाई थी, फिर मेरा फ़र्ज़ बनता था मैं उनकी सपोर्ट करता कि नहीं, जो जेडीए ने एक्शन लिया है कि हाँ ये लीगल है, जैसे कि वकील साहब ने पहले डिफेंड किया, मैं इसको सपोर्ट करता, उसको बटरस करता, कोई और जो मेरे पास तथ्य होते वो भी कोर्ट के सामने रखता। लेकिन जब जेडीए के वकील साहब के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्रॉपर एसिस्टेंस नहीं थी, वो अपने एक्शन को डिफेंड नहीं कर पाए, तो मेरा ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट करना कोई मुनासिब बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जो मेरे बात जो थी, जो मेरा उन्होंने मेरे लोकस पे भी कहा था, जिन्होंने कैविएट डाला कि इनका कैविएट बनता है नहीं बनता, मैंने उसमें कहा जनाब मैं इसमें रिप्लाई फाइल करूँगा प्रॉपर। लेकिन मेरा काम उसके बाद था जब जेडीए अपना एक्शन प्रॉपरली डिफेंड करती। जब प्रॉपरली जेडीए ने अपना एक्शन डिफेंड नहीं किया, तो मेरा मुनासिब नहीं था कि वहाँ पे ज़्यादा कोई बात रखता कि ना ये मसला है, ये मसला है। और जो उनका मेन ग्राउंड था कि 2017 से पहले ही हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है, उस टाइम पे कोई इशू नहीं था, पिछले कई सालों से 3-4 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो मेरी ये बात मैंने कोर्ट के सामने भी लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही बात आती, जब जिसने एक्शन लिया है वो अपने एक्शन को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो डिफेंड नहीं करना चाहते, तो मेरा उसमें कोई जवाज़ नहीं बनता था। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, सबको पता है, खुली किताब है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये पता है
कि ये एक्शन जो है, ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो 2017 के बाद शुरू हुई है, और जो इंडियन आर्मी ने नोटिस इशू किए थे वो नवंबर 2017 में इशू किए। जो वकील साहब ने ग्राउंड रखे थे, RK गुप्ता साहब ने, उन्होंने कहा 2017 से पहले हमारी ये कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी, और जो मास्टर प्लान 2032 का है वो 3/3/2017 के बाद लागू हुआ है। जबकि 3/3/2017 के बाद लागू हुआ है, तो इंडियन आर्मी का जो पहला लेटर कम्युनिकेशन हुआ है इलीगल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, वो नवंबर 2017 का है। तो यानी कि कंस्ट्रक्शन 2017 के बाद स्टार्ट हुई, तभी जाके इंडियन आर्मी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, उससे पहले तो हो नहीं सकता था। और इंडियन आर्मी का पहला लेटर नवंबर 2017 का है, तो उन्होंने इसमें लिखा कि कंस्ट्रक्शन इज बीइंग रेज्ड। फिर 18 में भी चिट्ठियाँ चली गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, 18 में उन्होंने लिखा कि जनाब ये कंटिन्यूसली ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये बात तो क्लियर है कि 2017 के बाद ये कार्रवाई वहाँ पे हुई है। और दूसरी बात ये कि जो क्या कहते हैं इसको, जो कार्रवाई हुई जो JDA की, तो वो तो अब हुई है, लेकिन एक जो उन्होंने रहने की बात भी की, और पिछली बार आपको खुद पता है 2020 में जून में श्रीमती ममता सिंह जी जो हैं, उन्होंने एक सेल्फी अपलोड की थी फेसबुक पे कि हमने गृह प्रवेश किया है। तो 2020 में उन्होंने गृह प्रवेश किया, 2020 के बाद वहाँ पर रह रहे हैं। तो दोनों जो ग्राउंड थे, अब जबकि JDA ने डिफेंड करना था, ये बातें JDA ने सामने लानी थी, उसके बाद मैं इसको और डिफेंड करता या इसको सपोर्ट करता। जब उन्होंने ये एक्शन अपना डिफेंड नहीं किया, तो मेरा ज़्यादा बोलने का वहाँ पे कोई जवाब नहीं बनता था। मुजफ्फर भाई, जिस तरह से जो ये स्टे जो दिया गया है, ये किन शर्तों पे दिया गया है और क्या कुछ लिखा है स्टे में? जी, फिलहाल तो जब कोर्ट को ये लगा कि JDA अपना एक्शन डिफेंड नहीं कर रही है, ऊपर से एक अर्जेंसी ये थी, कल 12 तारीख के अगले 13 तारीख यानी कि 5 दिन कंप्लीट हो रहे थे, और परसों से मतलब छुट्टी थी। और अगर कोर्ट को ये लगता कि शायद ये, अगर हम इसको अबेंस में स्टे की बात नहीं, वर्डिंग है कैप्टन अबेंस, एक किस्म का स्टे ही होता कि वहाँ पे, और साथ में स्टेटस को लिखा कि स्टेटस को शैल बी मेंटेन्ड। कोर्ट को ये लगा कि अगर हम इस टाइम पे पार्टी का इंटरेस्ट सिक्योर नहीं करते, और कल को खुदा ना खास्ता ये कोई वहाँ पे डेमोलिशन का वो एक्शन ले लेते हैं, तो अगर पार्टी जो यहाँ पे एग्रीव्ड है हमारे सामने आई है, अगर कल को ये प्रूव कर पाती है कि नहीं जी हमारी जो एक्शन जो है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, हमारा जो ज़मीन अपनी है, हमारी परमिशन प्रॉपर थी, या JDA के वहाँ पे उस टाइम पे कोई जवाज़ नहीं था, जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो अगर कल कोई डिमोलिशन होता तो उनका नुकसान होता है। तो इसलिए कोर्ट को ये बैलेंस करना पड़ता है कि एग्रीव्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो भी सेफगार्ड हो, और जिसने एक्शन लिया उसका भी जो है कोई प्रेजुडिस होता है नहीं होता है। जब कोर्ट को ये लगा कि JDA अपना एक्शन डिफेंड नहीं कर रही, और जो एग्रीव्ड पार्टी इसके सर पे बादल मंडरा रहे हैं, तो कोर्ट का ये फ़र्ज़ बनता है कि इंसाफ किया जाए। इस वक्त तो इंसाफ का तकाजा ये था कि इस वक्त जो बहस हुई सामने, जो कोर्ट के सामने बात आई, कोर्ट को लगा नहीं JDA अपना एक्शन प्रॉपर डिफेंड नहीं कर पा रही, ये रिकॉर्ड लेके नहीं आए हैं, इनके वकील साहब का स्टेंस नहीं है, तो फॉर द टाइमिंग कोर्ट ने इसको कैप्टन अबेंस रखा है कि इस ऑर्डर पे आप अमल दरामद ना करें। और साथ में ये भी कहा है कि मेंटेन स्टेटस को, यानी कि जिस हालत में वहाँ पे मकान है उसी हालत में रहेगा, उसमें कोई और कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी नहीं हो सकती। फिलहाल एक स्टेटस को पहले भी हाई कोर्ट का चल रहा था, उस पर उन्होंने ये बात उठाई कि हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये मसला चल रहा है, ये इन डिफेंस के बीच में बात चल रही है, और यही मसला अभी है। लेकिन देखिए, हमारा काम जो था, हमारा जितना ही फ़र्ज़ था, हमने इस इलीगलिटी को JDA के नोटिस में लाया, JDA इसमें कॉग्निजेंस लिया, नोटिस इशू किया। अब नोटिस इशू किया, क्या सही किया है गलत किया है, वो कोर्ट में अब मसला चला गया। अभी कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में उनका भी पक्ष रखा जाएगा, जो JDA है वो भी अपना पक्ष रखेगी, मेरा जो पक्ष है मैं भी रखूँगा, वो बात की बात है। लेकिन जब JDA अपना एक्शन डिफेंड करिए, तब मेरा वहाँ पे सपोर्ट करने का, उसको जस्टिफाई करने का जवाब बनता है, तब बात बनती है। अगर JDA अपने एक्शन को प्रॉपर डिफेंड नहीं करती, और जिस तरह से आज लगा, मुझे यही महसूस हुआ कि JDA जानबूझ के इस तरह से ये कार्रवाई कर रही है, इस तरह से ये लापरवाही कर रही है। पहले तो 2 बार अपीयर नहीं हुआ उनकी तरफ से कोई, फिर उनके जब वकील अपीयर हुए, उनको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं थी, उनके साथ कोई JDA का अफसर नहीं था। तो ये लगता है कि JDA इस मामले को खुद ही या दबाना चाहती है, या फिर खुद ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिस तरह से बाकी गरीब गुरबा लोगों पर JCB चलाने में माहिर रहते हैं। बाकी देखो, मुझे ये बात करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि ये, या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पर्सनल इसमें, इस केस में, कि निर्मल सिंह साहब की कोठी है या कोई और किसी और की कोठी हो। इलीगलिटी जब भी हमारा फ़र्ज़ बनता है इलीगलिटी की नोटिस में लाना, हमने JDA की नोटिस में लाया। अब JDA अपनी कार्रवाई को डिफेंड करती है तो बात बनती है आगे, फिर कोर्ट में जो फैसला आएगा उससे अकॉर्डिंगली जो है कार्रवाई होगी। अब JDA अगर अपना एक्शन डिफेंड नहीं करती, तो मेरा इसमें कोई और जवाब नहीं बनता। तो मुजफ्फर, इसमें आगे कोई हेयरिंग डेट पड़ी है?
जी, अब इसमें पहले तो उन्होंने कहा था 27 नवंबर को डेट रखने के लिए, तो फिर आर.के. गुप्ता साहब ने कहा कि मेरे कोई पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं, मैं उस डेट को नहीं आ पाऊँगा, तो इसलिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप थोड़ा आगे इसको कर दें। तो अब 7 दिसंबर को इसमें हियरिंग में फिक्स की रखी है और 7 दिसंबर को दूसरे को जो काउंसिल है जेडीए को, उनको कहा कि अब अपना ज़रा आप रिप्लाई फाइल करें और जो भी आपने रिकॉर्ड पेश करना है, आप पेश करें ताकि आगे कार्रवाई हो, उसमें सुनवाई हो। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया डैंग साहब। तो हम कोशिश करेंगे जेडीए की तरफ से जो वकील वहाँ पे जो बहस कर रहे थे उनके साथ भी हमारी बातचीत हो सके और उनसे भी हम जानने की कोशिश कर सकें कि आखिर पूरा वहाँ पे हुआ क्या है। हेलो। हेलो। आदर्श सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ, न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी, हाँ, आपका टेलीफोन उस वक्त मैं बाकी पे था, अब मैं आपसे बात हुई थी आप कहते आदर्श सर, आज आप जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वहाँ पे वकालत कर रहे थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पे अंदर कोर्ट रूम में, और जो स्टे मिला है वो किस बुनियाद पे मिला है? कोर्ट रूम में ये था कि पहले तो जब उन्होंने पिटीशन दायर की थी, हमारा जो नोटिस था जेडीए का कि इनको कि आपने परमिशन के बगैर जो है अपना मकान बनाया है जी, तो उसमें जो उनका आज पिटीशन उन्होंने दायर की थी, उस पिटीशन में उनका ये स्टैंड था, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे कि हमने 2014 में ये जगह खरीदी थी जी, और फिर हमने उसके बाद इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन शुरू की थी जी, और लगभग उनका ये लिखना था कि 2017 में कंस्ट्रक्शन जो थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ बाकी रह गया था कुछ जिसका छोटा मोटा जरा रिपेयरिंग बार्ड वाइस वगैरह, ठीक है जी। अब इशू ये था कि ये एडमिटेड पोजीशन थी, ये हम मानते हैं जो वो जो जहाँ उन्होंने मकान बनाया है जी, वो विलेज वन है, उसमें वो 2017 में नोटिफाई हुआ था लोकल एरिया जी, दिस इज दी पोजीशन जो जम्मू मास्टर प्लान 232 बना है जी, उसके एक्टर हम बताया, उसमें ये 2017 में नोटिफाई हुई था कि ये जो एरिया फॉल विद इन दी लिमिट्स ऑफ जेडीए, ये 2017 में था। अब उनका ये स्टैंड था कि 2017 में जब ये नोटिफाई आया उससे पहले तो नहीं था, और उससे पहले तो परमिशन की जरूरत नहीं थी जेडीए की, ठीक है। They are saying before that they might have taken some permission, I don't know, some video or both, that's a different aspect of the matter. हमारा कंसर्न इतना था कि अगर क्योंकि जब हम जो एनी एरिया विच इज डिक्लेयर्ड एज ए लोकल एरिया, उसमें ये होता है कि nobody can put even a single brick without the permission of the, ठीक है, they have to seek the permission for any purpose. So taking into consideration that aspect of the matter, they put the notice. Now they are coming with this stand before coming into SRO in operation, the construction was already reached. So at that point of time, they were not required to seek this permission from JD or get the map sanctioned from JD. That was the stand put forth by the other side. सर वो तो उनकी साइड से रखा गया ना सर, आपके द्वारा क्या डिफेंड किया गया जेडीए डिपार्टमेंट के लिए? उसमें हमने ये डिफेंड किया था कि उन्होंने एक और भी पॉइंट लिए थे कि इस तरह शो कॉज नोटिस नहीं था या कुछ वो टेक्निकली वो बता रहे थे कि ये जो नोटिस था उसमें ये डिफेक्ट है, अभी जोनल प्लान नहीं बने हैं, बोर्ड बने हैं, तो उसमें ये था हमारा कि जोनल प्लान नहीं बने, इट नो डिफरेंस, कोई जरूरत जोनल प्लान नहीं बने, इवन देन यू कैन नॉट, ठीक है, जोनल प्लान नहीं है तो आप परमिशन के बगैर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ दिस फैक्ट कोड अभी तक तो अभी नेक्स्ट डे डालते हैं, हमें कहा कि आप इसका रिप्लाई दो, हमने कहा और अपना रिकॉर्ड दो। अब ये दिस फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड एज टू वेदर उनका जो कंस्ट्रक्शन है कब शुरू किया था। दैट हैज नॉट कम आर नाउ दिस फैक्ट वी आर नाउ गोइंग इनटू दिस एस्पेक्ट। हम ये अब ये वेरीफाई करें जब उनके स्टैंड को देते हैं, अब हम इसलिए नेक्स्ट डेट और उसके इन बिटवीन हमने अपना पूरा डिटेल रिप्लाई जो है ना, क्योंकि
प्रोसीजर है कि अब हमें आज में सुबह इनका पिटीशन मिला और जो पिटीशन में उनका स्टैंड आया है और तब हमें पता लगा कि वो ये कह रहे हैं। जी अब हमने जो रिप्लाई देना है, नो वी हैव टू फाइल रिप्लाई, वी हैव टू वेरीफाई एज टू वेदर देयर कंस्ट्रक्शन वाज बिफोर दैट और आफ्टर दैट। ठीक है, अदर सर मैं इसके लिए हाँ उन्होंने ये सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आपको पूरा सहयोग मिला? क्या जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वहाँ पे कोई अधिकारी उच्च अधिकारी मौजूद थे या क्या पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुँचे थे? हाँ नहीं, उसका जेडीए क्योंकि अभी इनका जो नोटिस था ना, इनका नोटिस ही सुबह आया, नोटिस रात को ना पता लगा इन्होंने ये किया नोटिस रात को कोई व्हाट्सएप पे इन्होंने वो भेजा था। सुबह सुबह जेडी का जो उनका जो हमारा जेडी का लाफ्टर है वो पहुंच गया सुबह, वो ही वाज देयर विद मी इन दी हाँ ट्रिब्यूनल में जी, वो लोग ट्रिब्यूनल पहुंच गए थे क्योंकि अभी देर वाज नो टाइम बिकॉज there was no time to verify as to whether what stand they have taken in the petition, but in the shortest time जो था हमारा नक्शा था, हमारे जो थे ये कब हमारा एसआरओ आया, कब हमारा नोटिफिकेशन हुई, कब 17 आया, तो वो जो फैक्ट थे वो जो 2017 में ही हमारा आया नोटिफाई हुआ था, ये फैक्ट था। हम वो लेके आगे थे कि अगर हमने दिखाना था कि ये 2017 में नोटिफाई हो गया है, हमारा ये लोकल एरिया बन गया है, सो ये दे आर सपोज टू टेक दी परमिशन फ्रॉम दी जेडीए, बट उन्होंने चीज को डिस्प्यूट नहीं किया, उन्होंने ये चीज मान ली कि 2017 में आ गया था, जो हमने डॉक्यूमेंट अपना रिकॉर्ड लेके हम पहुंचे थे कि हम दिखाते हैं, वो चीज एडमिटेड हो गई। ठीक है, यस 2017 में उनको ये पता 2017 में, लेकिन उनका ये स्टैंड था कि 2017 से पहले ही हमने कंस्ट्रक्शन करती थी। अब हमने ये कहा कि ये चीज वेरीफाई करो, बिकॉज नाउ वी आर सपोज टू फाइल दी ऑब्जेक्शन, डिटेल ऑब्जेक्शन। उस चीज के लिए कोर्ट हैज ग्रांटेड अस अ टाइम, नाउ वी हैव टू फाइल अ डिटेल ऑब्जेक्शन ऑफ जिस चीज को मीट करना है, एज टू वेदर अब बड़ी छोटी सी कंट्रोवर्सी रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं रहेगी। अगर तो परमिशन, अगर तो कंस्ट्रक्शन उससे पहले की है, डिफरेंट, अगर कंस्ट्रक्शन उससे पहले की नहीं है तो एडमिटेड फैक्ट है कि लोकल एरिया दे आर सपोज्ड टू सीक द परमिशन, दे कुड हैव नॉट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन विदाउट सीकिंग दिस सैंक्शन फ्रॉम द एरिया। दिस इज द पॉइंट नाउ। अरे सर नाउ फैक्चुअल एस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड एज टू वेदर ऑन दैट डेट द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड। ये है। तो अदर सर, ये जो स्टेटस को मिला है ये किन शर्तों के साथ मिला है और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो कब है और क्या तैयारियां उसके लिए की जा रही हैं? हाँ, इसमें ये है कि जो उनको जो स्टेटस का मतलब ये आप वो भी नहीं कर सकते आगे। क्वेश्चन ये है कि पहले जो ऑर्डर है इनका हमारा वो कैप्टन करके स्टेटस को दिया, और ये डालिए मैं अभी मेरे ख्याल अभी उन्होंने पहले जल्दी डाली थी, दूसरी शादी थी उनके लॉयर के बेटे की, तो उन्होंने कहा बेटा दिसंबर में ये फर्स्ट दिसंबर दो दिन एग्जैक्ट मुझे डेट ही पता था, आप थोड़ी देर बाद करें, मैं वेरीफाई कर देता हूँ डेट क्या है। लेकिन ये कि अब हमारी तैयारी है कि नाउ वी आर ऑन दी जॉब, वी आर वेरीफाइंग एज टू वेदर जो पिटीशन आपकी, नाउ वी आर रीडिंग आउट दी पिटीशन वर्ड बाई वर्ड, और हमने वर्ड बाई वर्ड उसका अब रिप्लाई देना है कोर्ट में, और हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी कॉल किया है ट्रिब्यूनल ने, क्योंकि वो एप्लीकेशन भी आया था कि आज भी उन्होंने शो कॉज नोटिस नहीं दिया, ये नहीं था पहले, तो वी विल नाउ हमारा रिकॉर्ड हम पेश करेंगे ट्रिब्यूनल, ये शो कॉज नोटिस सारा गया है, लेकिन ये फैक्ट लिया, फैक्ट भी हमने इनको कह दिया है। अब हमारी जो एजेंसियां वो वेरीफाई करेंगी कि ये कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी और कब कंप्लीट हुई है। जी चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदर्श जी, जो कि जेडीए नहीं उठाया गया। अब हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है, जो ममता सिंह के तरफ से जो केस लड़ रहे थे RK गुप्ता जी एडवोकेट, उनसे हमारी बात हो सके और उनका इस पे क्या कहना है, उनसे हम बातचीत करते हैं। बड़ी बार हमने कोशिश की कि हमारी बात जो है ममता सिंह जी के जो एडवोकेट थे RK गुप्ता जी, उनसे हो सके, और किन्हीं कारणों से हमारी बात जो है उनसे नहीं हो सकी, और हम यही जानना चाहते थे कि क्या कुछ ग्राउंड्स जो है उनके द्वारा रखी गई थी और किस बेस पे जो है ये स्टे जो है उनको मिला है। और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।